मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट इंसान हूँ। मैं जब चाहूँ तब आता हूँ। मुझे एक वजह बताओ कि मैं यहाँ क्यों नहीं होना चाहिए। ब्री ने नाक चढ़ाई। एला ने तुम्हें पूरे हफ्ते भाव नहीं दिया और अब तुम उसकी बर्थडे पार्टी में आ रहे हो। हिम्मत तो देखो। एला का बर्थडे। हाँ, वो आज था। मैं हाल ही में पढ़ाई पर इतना ध्यान दे रहा था कि ये बिल्कुल दिमाग से निकल गया था। अगर उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया होता तो शायद मुझे याद भी नहीं रहता। मैंने पहले ही होटल के साथ अरेंजमेंट्स कर लिए थे। ये एला का 18th बर्थडे था। पिछले साल मैं ने यहाँ उसके लिए एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन किया था। सबने हफ्तों तक इसके बारे में बात की थी। लेकिन ये भी उसी दिन था जब मुझे एला और रायन के बारे में पता चला। मैंने उससे इस बारे में पूछा था और वो बिल्कुल शर्मिंदा नहीं थी। रायन और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं। हम साथ क्यों नहीं रह सकते? जैक, क्या तुम मेरी जिंदगी में दखल देना बंद कर सकोगे? मैंने गुस्से में उससे बात करना बंद कर दिया था। हम 2 दिन तक अनबन में थे और फिर मैंने पहले हार मांगकर माफी मांगी थी। उस बर्थडे से वो दोनों मेरे सामने और हिम्मत दिखाने लगे थे। आखिरकार मैंने उससे साथ रहने के लिए मिन्नतें की थीं और उससे शादी करने के लिए। मैं तो यहाँ तक चला गया था कि मैंने अपने पापा की दी हुई कंपनी उसके नाम कर दी थी। कितना बेवकूफ था। अब यहाँ खड़ा भीड़ को मस्ती करते हुए देखकर मुझे उनमें से किसी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये सब मैंने ही अरेंज किया था, सबका बिल मेरे नाम पर। और अब जब मैंने एला को पैसे देना बंद कर दिया था, वो अभी भी सबको यहाँ मुफ्त में खर्च करने के लिए ले आई थी। मुझे सच में जानने की उत्सुकता थी कि वो बिल कैसे हैंडल करने वाली थी। मैंने तानों को इग्नोर किया और सीधा लिफ्ट की तरफ चला गया। सोफिया के साथ मेरी टेबल पहले से ही रिजर्व थी। मैं सोच रहा था कि क्या वो आ गई है। लिफ्ट खुली। एला ठीक वहां थी, रायन के साथ गहरी बातचीत में। जब तक उसने मुझे नहीं देखा, उसकी आंखें तुरंत मुझ पर टिक गईं। वो मुस्कुराई। मुझे पता था तुम आओगे और तुम यहाँ हो। वो थोड़ी गर्व से मेरी तरफ आई। तुमने नहीं कहा था कि तुम नहीं आओगे? आने का मतलब ये नहीं है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। मैं अभी भी गुस्सा हूं, जैक। हर बार वो अपने गुस्से को एक पत्ते की तरह इस्तेमाल करती थी। मैंने उसकी तरफ देखा। मेरे होंठ के कोने उठ गए। तुम्हें कुछ चाहिए था? क्या तुम मेरे बर्थडे के लिए यहाँ नहीं हो? एला ने कहा। मैं तुम्हारे बर्थडे के लिए यहाँ क्यों होऊंगा? तुमने मुझे बुलाया तक नहीं। तुम्हारे पास इतने सारे लोग हैं, एक की कमी महसूस नहीं होगी। इसका क्या मतलब है? एला ने मुझे गुस्से से देखा। सोचा कि मैं अभी भी खेल खेल रहा हूँ, उसके बर्थडे पर झगड़ा कर रहा हूँ, सिर्फ उसे परेशान करने के लिए। तभी रेस्टोरेंट का मैनेजर पास आया। छोटे मालिक जैक, मैंने सोफिया के बारे में पूछा। मैनेजर ने सर हिलाया। वो पहले से ही यहाँ है। प्लीज मुझे उनके पास ले चलिए। लेकिन मैनेजर रास्ता दिखाने के लिए मुड़ा। एला ठीक मेरे पीछे आई। जैक, क्या तुमने ये सब बंद कर दिया है? ये देखकर कि मैं अभी भी सोफिया को ढूंढ रहा हूँ। वो बस इतनी अच्छी है कि मैंने उसकी तरफ देखा। मैं तमाशा नहीं कर रहा हूँ, तुम कर रही हो। तुमने मुझसे अपने पीछे घूमना बंद करने के लिए कहा था कि मैं परेशान करता हूँ। अब मैंने कर दिया है, तो प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारा बॉयफ्रेंड इंतजार कर रहा है। मैंने रायन की तरफ देखकर कहा, जो लग रहा था कि हमारे पीछे आना चाहता था, लेकिन फिर रुक गया। रायन ने एला को इस तरह मेरे पास आते हुए पहले कभी नहीं देखा था। जाहिर है मैं जानता हूं कि वो ऐसा क्यों कर रही है। ये मैं नहीं हूं जिसे वो खोना नहीं चाहती। ये मेरे जेब में पैसा है। उसने मुझे कभी पसंद नहीं किया, लेकिन उसने हर चीज जो मैंने उसे दी बिना सोचे समझे एक्सेप्ट कर ली। वो मुंह से ना कहती फिर मुस्कुराकर ले लेती। अब जब मैं पीछे हट रहा हूं तो वो घबरा रही है। आखिरकार वो इतने लंबे समय से इस बर्थडे पार्टी की प्लानिंग कर रही है। वो इसे बर्बाद नहीं होने दे सकती। एला कहती है, अगर ये इस बारे में है, मैं और रायन, मैं उससे दूरी बना सकती हूँ। तो क्या तुम प्लीज परेशानी करना बंद करोगे? पहली बार वो हार मान रही है। अकेले यही बताता है कि ये पार्टी इसके लिए कितनी मायने रखती है। फिर से, अगर उसे दिखावे की परवाह नहीं होती तो उसने कभी स्कूल में वो अमीर लड़की की इमेज नहीं बनाई होती और उसने अपने बर्थडे पर आधे स्कूल को बिल्कुल नहीं बुलाया होता। पता चला कि वो आखिरकार बुरा दिखने से डरती है। मैंने एला को ठंडी अनछुई रानी का रोल निभाते देखा है। उसे एक बर्थडे पार्टी के लिए झुकते देखना बिल्कुल अलग बात है। मुझे ये काफी मनोरंजक लगा। मैं धीरे से सर हिलाता हूँ। ठीक है, ये तुम्हारा बर्थडे है। हम सबका मजा खराब नहीं करना चाहेंगे, है ना? मैं मैनेजर की तरफ मुड़ता हूँ। मैंने यहाँ एक रिजर्वेशन किया है, जेड हॉल, एला के नाम से। मैनेजर अपने रिकॉर्ड्स चेक करती है। हाँ, ये सही है छोटे मालिक जैक। आज उसका बर्थडे है, तो उसे हॉल इस्तेमाल करने दो। मैं एला की तरफ देखता हूँ। तुम्हारे लिए ठीक है?
एला राहत की सांस लेती है जब वो देखती है कि मैंने अपना रुख नरम कर लिया है। वो मुझे देखती है और कहती है, तो ये सब बस मुझे और रायन को अलग करने के लिए था। तुम हमें साथ नहीं देख सकते। तुम ज्यादा सोच रही हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसके साथ हो। एला, वक्त दो, तुम समझ जाओगी। मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो। मैनेजर चुपचाप पास खड़ी है। मेरे शब्दों ने एला की सारी इज्जत उतार दी। मेरा तुमसे हो गया, वो चिल्लाती है और बिना पीछे मुड़े चली जाती है। मैनेजर मेरी तरफ देखती है। मैं अभी जेड हॉल तैयार करवाती हूँ। मैं सर हिलाता हूँ। एक बात, कोई भी तब तक नहीं जाएगा जब तक वो खुद बिल नहीं चुका देती। एक भी इंसान नहीं। समझ गया छोटे मालिक जैक? जब सब कुछ ठीक हो जाता है, मैं सोफिया को ढूंढने जाता हूँ। एला रायन के पास वापस जाती है। रायन उसका उतरा हुआ चेहरा देखता है। कैसा रहा? तुम दोनों ने क्या बात की? कुछ खास नहीं, एला कहती है। वो रायन की तरफ देखती है, स्थिर, नरम, हमेशा की तरह ध्यान से, जैसे वो जैक के लिए रायन से कभी ब्रेकअप करेगी। सपने देखो, जब ये पार्टी खत्म हो जाएगी, वो जैक से पूरी तरह रिश्ता तोड़ लेगी। एक हल्की सी मुस्कान भी नहीं। सोफिया आज स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं है। उसने एक ड्रेस पहनी है। स्टाइल आसान है, लेकिन उस पर ये एक आसानी से आने वाली शान लेकर आ रहा है। जब मैं अंदर आता हूँ, वो मेन्यू में खोई हुई है। वो मुझे सुनती है और ऊपर देखती है। हमारी आंखें मिलती हैं। मैं मुस्कुराता हूँ। बहुत देर से इंतजार कर रही हो? नहीं, मैं भी अभी आई हूँ। सूफिया मुझे एक पल के लिए देखती है। मैं आज एक आसान सी टी शर्ट में हूँ। खुश और आरामदेह लग रहा हूँ। हालांकि मैं थोड़ा पतला हूँ। मैं स्वाभाविक रूप से उसके पास वाली सीट पर बैठ जाता हूँ। सोफिया ने उम्मीद नहीं की थी कि मैं इतना पास बैठूंगा। वो थोड़ा सख्त हो जाती है। और भी कई सीटें हैं। मैं उसकी परेशानी पर ध्यान नहीं देता। तुमने ऑर्डर दे दिया? अभी नहीं, अभी देख रही हूँ। मुझे देखने दो। मैं उसके पास झुकता हूँ, मेन्यू पढ़ते हुए। सोफिया अब मेन्यू पर ध्यान नहीं दे पा रही है। उसका ध्यान बार बार मुझ पर जा रहा है। मैं जो भी शैम्पू इस्तेमाल करता हूँ, उसकी महक अच्छी है, साफ और ताज़ी, बिल्कुल भी तेज नहीं। मैं कुछ तेज और भारी चीज़ों के मूड में हूँ। ये ऐसी चीज़ है जो आपको जिंदा महसूस कराती है। बीमारी के वो दिन, कभी पर्याप्त खाना नहीं, कभी पर्याप्त गर्मी नहीं, कभी सो नहीं पाता। वो दिन शुद्ध यातना थे। अभी भी, दोबारा पैदा होने के बाद, मैं कभी कभी सपने देखता हूँ कि मैं उस जीवन में वापस आ गया हूँ। खाना तेज है। मैं अपने हाथ से अपने मुंह पर हवा करता हूँ। मैं वाटरमेलन जूस के लिए हाथ बढ़ाता हूँ और एक घूंट लेता हूँ। सोफिया पूछती है, क्या आपको तीखा खाना पसंद है? ठीक है, मैं उसकी तरफ देखता हूँ। तुम? मुझे भी, वो साथ देते हुए कहती है। वो अपनी चॉपस्टिक्स उठाती है और खुद ले लेती है। हम एक प्राइवेट रूम में हैं। एक सर्वर चुपचाप पास खड़ा है। थोड़ी देर बाद इंपीरियल व्यू होटल का मालिक अंदर आता है। उसका नाम माइल्स है। मैं उससे नर्मदा से ग्रीट करता हूँ। अंकल माइल्स। माइल्स मुझे मुस्कुराकर देखता है। जैक, तुम भी यहाँ हो? उसके कहने के तरीके से मुझे पता चलता है कि वो मेरे लिए नहीं आया है। जरूर, वो सीधा सोफिया के पास जाता है। मिस सोफिया, वो सम्मान से कहता है, हमारे होटल में आपका स्वागत है। अगर कुछ भी कमी हो तो मुझे बताने में संकोच न करें। वो सोफिया को इसलिए जानता है क्योंकि उसके मेरे पापा के साथ गहरे रिश्ते हैं। ज्यादातर लोगों को कोई अंदाजा नहीं है कि वो असली में कौन है। कोई नहीं जानता कि राजधानी से सोफिया परिवार की सबसे छोटी बेटी इस शहर में चुपचाप रह रही है। सोफिया एक छोटा सा इशारा करती है और वापस खाने लगती है। वो बहुत ठंडी है। मैं हमेशा सोचता था कि वो गर्माजोशी से भरी है। उसे अब देखकर मुझे एहसास होता है कि सोफिया को लोगों से बात करना ही पसंद नहीं है। माइल्स वहां एक पल के लिए खड़ा रहता है, खुद उसके लिए पानी डालता है। वो कुछ नहीं कहती। पूरे कमरे में एक दूरी बनाने वाली एनर्जी भर जाती है। आखिरकार माइल्स माहौल को समझता है और कहता है, मैं आपको अपना खाना एंजॉय करने देता हूँ। आराम से खाओ। अंकल माइल्स, रुक जाओ। मैंने उसे इस आवाज की आवाज पर रोका। वो चलना बंद कर देता है। फिर वो वापस मुड़ता है। छोटे मालिक जैक, क्या आपको कुछ चाहिए? उसकी मुस्कान गर्माजोशी भरी और असली है। ऐसा इंसान जिसे आप पसंद किए बिना नहीं रह सकते। इसीलिए मेरा उसके बारे में हमेशा अच्छा इंप्रेशन रहा है। लेकिन अगर मेरी याददाश्त सही है, तो मेरे पिछले जीवन में इंपीरियल व्यू होटल में एला की बर्थडे पार्टी के ठीक 3 दिन बाद आग लग गई थी। किचन फायर सप्रेशन सिस्टम अपर्याप्त था और जब आग लगी तो एक्सटिंग्विशर्स बिल्कुल बेकार थे। आग ने जान भी ले ली। इंपीरियल व्यू शहर का सबसे अच्छा होटल हुआ करता था। उसके बाद वो कभी ठीक नहीं हुआ। सुनने में आया था कि माइल्स इस झटके से गंभीर रूप से बीमार हो गए थे।
मैं उन्हें देखता हूं और पूछता हूं, क्या आपके होटल का फायर सेफ्टी सिस्टम ठीक है? माइल्स मुझे चौंक कर देखते हैं। ये एक अनपेक्षित सवाल है छोटे मालिक जैक। बस एक एहसास। शायद किसी से ठीक से चेक करवाना बेहतर होगा। खास निश्चिंत रहें, माइल्स कहते हैं। हमारी फायर सेफ्टी टॉप नॉच है। हम अपने मेहमानों की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। मैं उनकी नजरों में देखता हूं। अंकल माइल्स, आप खुद क्यों नहीं चेक कर लेते? मेरी जिद उनके चेहरे पर एक नाखुशी की झलक लाती है। वो मुझे घूरते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं छोटे मालिक जैक? आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है? आपके पापा और मैं पुराने दोस्त हैं। वो जानते हैं कि मैं कैसा आदमी हूं। मैं ईमानदारी से बिजनेस चलाता हूं। ये एक पर्सनल अपमान लग रहा है। मैं उसके बेटे की उम्र का हूं। उसकी नजरों में मैं बस एक बच्चा हूं जो कुछ नहीं जानता। सोफिया बोलती है, अगर वो कह रहे हैं तो एक बार देखने में कोई हर्ज नहीं है। जब से माइल्स अंदर आए हैं उसने उनसे एक भी शब्द नहीं कहा है। वो उनके बोलने पर छोटा सा जवाब देती है और फिर भी अभी भी उन चंद शब्दों में वजन है। माइल्स उसका इतना सम्मान करते हैं कि वो मान जाते हैं। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। सोफिया बिल्कुल शांत है और उसकी बैकग्राउंड खुद ही सब कुछ कहती है। वो मेरी उम्र के करीब है, फिर भी न जाने कैसे उसके शब्दों में एक वजन है जो मेरे में बिल्कुल नहीं है। माइल्स के जाने के बाद मैं हैरानी से सोफिया को देखता हूँ। तुमने मेरी मदद क्यों की? मैं पूछता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि क्या होने वाला है। लेकिन सोफिया के नज़रिए से उसे इस पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। सोफिया मुझे देखती है। आपने बोला, ज़रूर मैं आपका साथ दूंगी। अगर मैं बस झूठ बोल रहा होता तो क्या? सोफिया कहती है, अगर कुछ नहीं भी हुआ तो उनका सिर्फ किचन तक चलने का खर्चा है। वो ये सब इतनी शांति से कहती है, लेकिन उसे देखते हुए मुझे अपने अंदर कुछ गर्माजोशी महसूस होती है, जैसे कोई सच में आप पर विश्वास कर रहा हूं। मुझे अपने डायग्नोसिस के दिन याद आते हैं। कोई नहीं मानना चाहता था कि मैं एक शिकार हूं। उन सबने कहा कि ये मेरी अपनी लापरवाही थी। अगर मैं लापरवाह होता तो मैं इसे स्वीकार कर लेता। सबने उंगलियां उठाईं, सबने मुझे नफरत से देखा। वक्त के साथ मैं खुद से भी नफरत करने लगा था। लेकिन एला ने यह सब अरेंज किया था। किसी ने जानबूझकर मेरे ऊपर उसके कहने पर एक गंदी सुई का इस्तेमाल किया था, सिर्फ इसीलिए ताकि उसे शादी से इनकार करने का बहाना मिल सके। सिर्फ वही जो जाल बिछाता है जानता है कि तुम कितने मासूम हो। सोफिया और मैं आराम से खाना खाते हैं। जब हो जाता है तो हम जाते नहीं हैं, हम डिजर्ट ऑर्डर करते हैं। मैं अपना होमवर्क भी साथ लाया था और टेबल पर उसे सॉल्व करता हूँ। सोफिया मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करती है। हम शाम तक बातें करते हैं। जब एला की बर्थडे पार्टी खत्म होती है और मेहमान जाने लगते हैं तो उन्हें रोक दिया जाता है। एला ने बिल नहीं चुकाया है। एला मुझे फोन करती है। मैं उसे बजने देता हूँ। सोफिया मेरे पास से देखती है। आप फोन क्यों नहीं उठा रहे? मुझे पता है कौन है। मैं उसे फिर से बचने देता हूं। 2 और कॉल्स के बाद मैं उठाता हूं। जैक, ये क्या है? फोन के दूसरे छोर पर एला की आवाज गुस्से से भरी है। वो जितना गुस्सा होती है मुझे उतना ही हल्का महसूस होता है। मैंने कहा है कि मेरा उससे हो गया है, लेकिन पिछले जन्म का कर्ज अभी भी चुकाना है, वरना मैं कभी इसे जाने नहीं दे पाऊंगा। मैं मुस्कुराता हूँ। एला, ये सब क्या है? इतना गुस्सा क्यों हो? यहाँ आकर बिल चुकाओ, एला दांत पीसते हुए कहती है। इसे और बुरा मत बनाओ। उसने आज रात यहाँ से जाकर मुझसे कभी नहीं मिलने का प्लान बनाया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूँगा। अब वो पे नहीं कर सकती और हर एक इंसान वहां फंसा हुआ है। सब उसे देख रहे हैं। ये अजीब है, मैं कहता हूँ। मैं तुम्हारी पार्टी में नहीं था। मैं तुम्हारा बिल क्यों चुकाऊंगा? क्यों ना सबके साथ शेयर कर लो। मुझे यकीन है कि वो सब मदद करेंगे। वो सब तुम्हें पसंद करते हैं, अच्छे दोस्त भी हैं, हमेशा साथ खाना खाने जाते हैं। मैं एला को महीने में 1 लाख से भी ज्यादा देता था। वो इसे ऐसे लेती थी जैसे ये उसका हक हो। उसके दिमाग में ये बस ट्यूटरिंग के पैसे थे। बिल्कुल सही, वो इसमें भी उदार थी। हमेशा लोगों को खाना खिलाती थी। सब सोचते थे कि वो बहुत अमीर है और उसके पीछे भागे रहते थे, लेकिन उसका हर एक सिक्का मेरा था। एला कहती है, जैक, क्या ये सच में ऐसा होना जरूरी है? तुम मुझसे क्या चाहते हो? बस मुझे बताओ कि तुम्हें आकर पे करने के लिए क्या करना होगा। अच्छा, मैं कहता हूँ, अगर तुम किसी से कोई फेवर मांग रही हो तो तुम्हें वैसा ही बोलना चाहिए, तुम्हें नहीं लगता? मैं दूसरे छोर पर उसकी तेज सांस सुनता हूँ। मैं अब उसका पिछलग्गू नहीं हूँ। जाहिर है मैं मुस्कुराता हूं। नहीं चाहती, ठीक है, तो मैं फोन काट रहा हूं। प्लीज। एला ये शब्द दांत पीसते हुए कहती है। उसके हाथ फोन के आसपास कसे हुए हैं। होटल स्टाफ ने उन सबको दरवाजे पर रोक रखा है। कोई रास्ता नहीं है।
मैं फोन काट देता हूँ और खड़ा हो जाता हूँ। मैं अभी आया, मैं सोफिया से कहता हूँ। मैं जेड हॉल की तरफ जाता हूँ। पार्टी से आए क्लासमेट अभी भी अंदर हैं। उनमें से कोई भी नहीं जा पाया है। हर नजर एला पर है। उसके पे करने का इंतजार कर रही है। माहौल बहुत अजीब है। एला के पास जाने की जगह नहीं है। वो वहां सबकी नजरों के नीचे खड़ी है। कोई रास्ता नहीं है। जैसे ही मैं अंदर आता हूँ, मैनेजर पास आती है। छोटे मालिक जैक, वो नर्मता से कहती है। मैं भीड़ की तरफ देखता हूँ। सभी अच्छे से तैयार हैं। इस दोपहर वो मुझे नीचा दिखा रहे थे। अब वही भीड़ दरवाजे से बाहर निकलने की भी हैसियत नहीं रखती। एक अनपेड बिल के साथ फंसे रहने से ज्यादा बेइज्जत करने वाली कोई चीज नहीं है। मैं मुस्कुराता हूँ। क्या हो रहा है? ये तो एक बर्थडे पार्टी होनी चाहिए थी ना। कोई बहुत खुश नहीं लग रहा है। मैं जानबूझकर एला की तरफ देखता हूँ। उसका किसी और से ज्यादा उतरा हुआ है। रायन पास खड़ा है। साफ है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। मैनेजर समझाती है। मिस एला ने बिल नहीं चुकाया है। मैं बस सबसे अनुरोध करती हूँ कि जब तक ये चुकाया नहीं जाता, सब यहीं रहें। मैं हाथ हिलाता हूँ। बस इतना ही। इतना बड़ा तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है। ये मेरे क्लासमेट हैं। आज रात का बिल मैं चुकाऊंगा। मैं अपना कार्ड मैनेजर को देता हूँ। वो उसे लेती है और पेमेंट करती है। लोग मुझे अलग नजरों से देखते हैं। उलझे हुए, अनिश्चित। एला बर्थडे पार्टी कर रही है और जैक पे कर रहा है। हो क्या रहा है? क्या वो अपनी पार्टी के लिए पे नहीं कर सकती? एला का चेहरा जल जाता है। वो मुझे घूरती है। तभी वो इतनी आसानी से आ गया। ये उसकी प्लान थी, उसे बेइज्जत करने की, सबको दिखाने की कि वो कंगाल है, कि वो पैसों के लिए उस पर निर्भर है। वो चुपचाप बिना एक शब्द कहे सेटल कर सकता था, लेकिन वो इसका शो बनाता है। सबके सामने कार्ड स्वाइप करता है। ये लड़का पूरी तरह पागल हो गया है। एक पल बाद मैनेजर वापस आती है, मुझे कार्ड और रसीद वापस देते हुए। हो गया छोटे मालिक जैक, ये रहा बिल। मैं टोटल पर नजर डालता हूँ। फिर मैं इसे जानबूझकर जोर से पढ़ता हूँ। 8,60,000। हैप्पी बर्थडे अल्लाह। क्योंकि आज तुम्हारा खास दिन है, ये वाला मैं चुका दूंगा, लेकिन अगला कोई नहीं होगा। मैं रायन की तरफ देखता हूँ। वो ठीक मेरे पास खड़ा है और उसके चेहरे से रंग उड़ गया है। वेट, एला के सारे पैसे जैक से आते थे? क्या वो अमीर परिवार से नहीं थी? उनके सामने हो रहा ये दृश्य सबके लिए एक थप्पड़ है। ब्री आगे आती है और मेरा सामना करती है। जैक, ये कैसा मजाक है? सिर्फ इसलिए कि एला के पैसे तुम्हारे हाथों से गुजरते हैं, वो तुम्हारे नहीं हो जाते। तुम बस हाउसकीपर के बेटे हो जो उसके लिए पैसे रखता है। तुम इतना गर्व किस बात पर कर रहे हो? तुम्हारे परिवार के नौकर तुम्हारे पैसे संभालते हैं। मैं ब्री की तरफ देखता हूं और मुस्कुराता हूं। जब तुमने बात छेड़ ही दी है, तो मैं हाउसकीपर का बेटा नहीं हूं। मैं सब कुछ साफ कर दूं, मैं नहीं हूं। उसका पापा मेरे परिवार का ड्राइवर था। उसने मुझे स्कूल गेट पर अकेला छोड़ दिया था, एला और रायन को ले जाने के लिए। उसे निकाल दिया गया है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है, तो एला से खुद पूछ लो। मैं उसकी तरफ देखने के लिए मुड़ता हूं। तुम क्या कहती हो एला? वो मुझे घूरती है। आंखें कड़वी निराशा से भरी हैं। उसने कभी नहीं, अपनी जिंदगी में एक बार भी, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, इतना बेइज्जत महसूस नहीं किया था। और अब सब उसे बिखरते हुए देख रहे हैं। लेकिन वो एक शब्द नहीं कह सकती, क्योंकि एक असली चांस है कि वो अपने पैसे वापस ले लेगा और उसे अकेला छोड़ देगा। वो मुझे इग्नोर करती है और बाहर चली जाती है। रायन सब देखता है, फिर उसके पीछे जाता है। पूरा दृश्य असहनीय है, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं है। जो उसने उम्मीद नहीं की थी, वो ये था कि वो ड्राइवर की बेटी है। तो फिर वो इतने समय से अमीर होने का नाटक क्यों कर रही थी? जब वो दोनों चले जाते हैं, मैं कमरे में अभी भी सबकी तरफ देखता हूँ। अब यहाँ देखने के लिए कुछ नहीं है। आप सब जाने के लिए आजाद हैं। घर जाते हुए ध्यान रखना, देर हो रही है। एक एक करके वो जेड हॉल से निकलते हैं। मैं उन्हें जाते हुए देखता हूँ, फिर खुद बाहर निकलता हूँ। मैनेजर मुझे एग्जिट की तरफ ले जाती है। वो मुझे लिफ्ट तक छोड़ती है। सोफिया ठीक उसी पल पहुंचती है। हम साथ में लिफ्ट में जाते हैं। मैं कुछ नहीं कहता, ना ही वो। मैंने सबके सामने सब कुछ साफ कर दिया है, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ खास अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। मैंने जितना सहा है, उसके मुकाबले। मैंने अभी एला के साथ जो किया, वो उस हिसाब का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं है जो मुझे चुकाना है। सोफिया मेरी चुप्पी को नोटिस करती है। वो उसे डिस्टर्ब नहीं करती। हम लॉबी में पहुंचते हैं और माइल्स वहां है। जैसे ही वो मुझे देखता है, वो सीधा आया। जैक। इस बार वो सोफिया को नहीं ढूंढ रहा है, वो मुझे ढूंढ रहा है। अंकल माइल्स, मैं नर्मता से कहता हूं। माइल्स मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में ले लेता है। जैक, मैं तुम्हारा जितना शुक्रिया करूं कम है।
अगर तुम नहीं होते तो ये होटल खत्म हो जाता। मैं अभी अभी खुद चेक करके आया हूँ। हर जगह गंभीर समस्याएं थी। ये मेरे चाचा के बेटे की लापरवाही थी। मैंने उसे पहले ही घर भेज दिया है। मैं राहत महसूस करता हूँ। ये कुछ भी नहीं था। माइल्स मुझे उत्सुकता से देखता है। तुम्हें कैसे पता चला कि कोई समस्या है? ये सवाल मुझे चौंका देता है। मैं एक बहाना ढूंढने लगता हूँ। मैंने कल रात इसके बारे में सपना देखा था। माइल्स जोर से हंसने लगता है। ठीक है, मैं और नहीं पूछूंगा। ओह, मैंने तुम दोनों के लिए कुछ गिफ्ट्स तैयार करवाए हैं। वो एक सहायक को इशारा करता है जो उन्हें ले आता है। 2 छोटे गिफ्ट बैग्स। शुक्रिया। अगर कभी कुछ चाहिए हो तो बस कह देना। वो इसका हर एक शब्द मायने रखता है। माइल्स हमें दरवाजे तक छोड़ता है। सोफिया की कार पहले से ही इंतजार कर रही है। मैं सीट पर बैठता हूँ और खिड़की से बाहर देखता हूँ। इस वक्त सड़कें शांत हैं, हालांकि काफी गाड़ियां अभी भी सड़क पर हैं। हल्का ट्रैफिक है। मुझे याद है कि हम आमतौर पर कितनी बातें करते हैं, लेकिन आज रात हम दोनों में से किसी ने एक शब्द नहीं कहा। सोफिया मुझे मजबूर नहीं करती, लेकिन वो सोच रही है। इस बारे में सोच रही है कि मुझे कैसे पता चला कि इंपीरियल व्यू में आग का खतरा है। किसी भी तर्क से मुझे उसके होटल के बारे में उससे ज्यादा नहीं पता होना चाहिए। उसने ये भी सुना है कि जेड हॉल में क्या हुआ था। आज एला का बर्थडे है और जैक ने इसे उसके साथ नहीं, एला के साथ बिताया। अकेले यही कुछ है, लेकिन फिर उसने जानबूझकर एला को सबके सामने बेइज्जत किया। वो सच में उससे हो गया है, तो फिर वो अभी इतना खोखला क्यों लग रहा है? सच तो ये है, उदासी सिर्फ एक पल के लिए रहती है। मैं जानता हूं कि मुझे एक दूसरा मौका मिला है। सब कुछ अभी भी बदला जा सकता है। जब तक मैं वही गलतियां नहीं दोहराता, अभी भी वक्त है। हाल ही में हर रोज मेहनत से पढ़ना ये सच में थका देने वाला है। मुझे लगता है कि मैं हमेशा के लिए सो सकता हूँ। अभी मैं मुश्किल से अपनी आंखें खुली रख पा रहा हूँ। बहुत जल्द मैं एक तरफ लुढ़क जाता हूँ और सोफिया के कंधे पर सो जाता हूँ। सोफिया रुक जाती है। जब तक वो मेरे घर पहुंचते हैं, सोफिया का हाथ थोड़ा सुन्न हो गया है। उसने स्थिति बदलने की हिम्मत नहीं की। डर है कि मैं जाग ना जाऊं। वो पूरे रास्ते स्थिर रही है। मिस, हम पहुंच गए। सोफिया खिड़की से बाहर देखती है। फिर उसकी नजर मेरे चेहरे पर पड़ती है। पीला, शांत। वो मुझे जगाने के बारे में हिचकिचाती है। ड्राइवर पहले ही बाहर निकल गया है और दरवाजे के पास इंतजार कर रहा है। सोफिया अभी भी मुझे नहीं जगाती। मुझे कार रुकने का एहसास होता है और मैं आंखें खोलता हूँ। खिड़की से बाहर देखता हूँ। जब मुझे एहसास होता है कि मैं घर पर हूँ, मैं धीरे से सोफिया की तरफ देखता हूँ। वो बिल्कुल स्थिर बैठी है। मेरी आंखों से आंखें नहीं मिला रही है। मैं अपनी गर्दन धीरे से घुमाता हूँ, थोड़ा सख्त और सीधा बैठता हूँ। हम आ गए। सोफिया एक छोटा सा सर हिलाती है। तो तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? तुम्हें इसकी जरूरत लग रही थी। वो ये उसी तरह कहती है जैसे वो सब कुछ कहती है, चेहरा बिल्कुल शांत। मैं उसकी तरफ देखता हूँ और नोटिस करता हूँ कि उसके कानों के सिरे लाल हैं। वो मुझे हमेशा एक रिजर्व्ड इंसान लगती है, लेकिन मैंने इतनी मासूमियत की उम्मीद नहीं की थी। सोफिया, वो अपना नाम सुनती है और मेरी आंखों से आंखें मिलाती है। क्या तुम मुझसे डरती हो? नहीं, तो तुम मुझे देखने से क्यों बचती हो? जब हम साथ होते हैं तो तुम ऐसे बर्ताव करती हो जैसे मैं तुम्हें परेशान करता हूं। सोफिया धीरे से खांसती है। मुझे बस इतने पास रहने की आदत नहीं है। तुम पहले हो। मैं हंसने से नहीं रोक पाता। तो तुमने मुझे हटने के लिए क्यों नहीं कहा? मेरे शब्दों में कुछ ऐसा लगता है जो उसे उकसाता है, जैसे ये साबित करने के लिए कि वही कंट्रोल में है। और वो पूछती है, तुम और एला में अनबन क्यों हुई? मुझे लगा तुम उसे पसंद करते हो। ये सवाल मुझे चौंका देता है। मैं सामने खाली सड़क को घूरता हूँ। मुझे अभी एहसास हुआ कि मैं नहीं करता। एक पल। क्या? कुछ नहीं। मैं अंदर जा रहा हूं। मैं कार से बाहर निकलता हूं। उसी पल सामने का गेट धीरे से खुलता है। मेरे पापा ओवेन दरवाजे पर दिखते हैं। जैसे ही मैं उन्हें देखता हूं, मेरे अंदर कुछ जल उठता है। डैड अब आखिरकार घर आ गए। डैड हमेशा काम में व्यस्त रहते हैं। ज्यादातर समय मैं उस घर में अकेला होता हूँ। काफी स्टाफ है, लेकिन कुछ ही हैं जो मुझे काबू में रख सकते हैं। वो एक बात थी, लेकिन मेरे बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया था। हमेशा मेरी खुशी को पहले रखा। उनसे बिगागना, वो मेरे सबसे बेफिक्र दिन थे। मेरे पिछले जीवन में मेरे पापा ने मुझसे एला के पीछे जाना बंद करने के लिए कहा था। मैंने नहीं सुना। उन्हें अब देखकर मुझे सिर्फ गर्माजोशी महसूस होती है। उनके सामने खड़ा
एक लंबे समय से दबा हुआ दर्द उभर आता है। मैं उनके गले लग जाता हूं। मैं रोकने से पहले ही आंसू आ जाते हैं। शायद सिर्फ अपने सबसे करीबी लोगों के सामने ही आप खुद को टूटने देते हैं। डैड इतनी देर से घर आने पर सख्त पापा का रोल निभाने के लिए तैयार थे। फिर मैंने ये किया और रोने लगा। वो तुरंत घबरा जाते हैं। वो मेरे कंधे पर थपथपाते हैं, नर्म और ध्यान से। हे, क्या हुआ बेटा? किसने तुम्हें दुख पहुंचाया? क्या ये एला लड़की थी? मैंने सुना है तुमने दोनों को निकाल दिया। मैं उन्हें पकड़े रहता हूं। कुछ नहीं, बस आपकी याद आ रही थी। पागल बच्चे, जब भी मैं ज्यादा कॉल करता हूं तो तुम कहते हो कि मैं परेशान कर रहा हूं। रुको, क्या वो सोफिया की कार है? उनके शब्दों से मैं मुड़ता हूं। जरूर, सोफिया की कार अभी भी गेट पर है। सोफिया बाहर निकल गई है। मेरी आंखें अभी भी लाल हैं। उसे मुझे ऐसे देखना शर्मिंदगी है। सोफिया ने मुझे लिफ्ट दी। मैं डैड से कहता हूं, हम डिनर के लिए बाहर गए थे। डैड मुझे देखते हैं, साफ तौर पर हैरान। उन्होंने पहले मंगनी की बात छेड़ी थी। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ था। मैंने तो ये भी कहा था कि मैं सोफिया से कभी कोई लेना देना नहीं रखूंगा। और अब वो यहाँ डिनर के बाद साथ घर आ रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि क्या बदल गया है, लेकिन वो सोफिया की तरफ मुड़ते हैं। सोफिया, अंदर आओ और थोड़ी देर बैठो। हेलो अंकल, सोफिया कहती है। मैं आज अंदर नहीं आऊंगी, मुझे घर जाना चाहिए। वो एक बार मेरी तरफ देखती है, फिर वापस। कार में बैठ जाती है। कार चली जाती है। मैं अपने पापा के पीछे अंदर जाता हूँ। क्या सोफिया ने तुम्हें कुछ किया है? डैड मेरी लाल आंखों और मुरझाए हुए चेहरे को देखते हैं। मैं सर हिलाता हूँ। नहीं, वो मेरे साथ अच्छी रही है। मैं सोफे पर बैठ जाता हूँ। डैड मुझे देखते रहते हैं। वो अभी भी जवान है। जब वो चले गए थे तब भी वो बूढ़े नहीं थे, मेरे पिछले जन्म में। लेकिन न जाने क्यों मैं उन्हें हमेशा बूढ़ा याद रखता हूँ, जब वो चले गए थे। डैड बार बार पूछते हैं, घूम फिर कर, जब तक उन्हें संतुष्टि नहीं हो जाती कि एला ने मेरे साथ कुछ नहीं किया है। संडे सुबह मुश्किल से बिस्तर से उठा। आंटी चैन मुझे बताती है कि एला यहाँ है। कल रात की याद मेरे दिमाग में आ जाती है। हमने सच में अपने बीच के सारे पुल चला दिए हैं। एला को अब तक पता होना चाहिए। मैं उसे और नहीं मनाने वाला हूं। और फिर भी वो यहाँ है। मैं नीचे आता हूं तो देखता हूं कि सिर्फ एला नहीं है, उसके पापा भी यहाँ हैं। अंकल स्टीव सोफे पर बैठे मेरे पापा से बात कर रहे हैं। मिस्टर ओवन, ये सब एला की गलती है। उसे बर्ताव करना नहीं आता। मैंने उसे अच्छे से समझा दिया है। वो जैक को और परेशान नहीं करेगी। मेरे पापा का माथा सिकुड़ जाता है। और कब से तुम मेरे बेटे को नाम से बुलाने लगे? डैड ने उन दोनों को कभी पसंद नहीं किया। उन्हें इतने लंबे समय तक सिर्फ इसलिए बर्दाश्त किया है कि कहीं मैं उनसे दूर ना हो जाऊं। अंकल स्टीव अपनी गलती समझते हैं और माफी मांगने लगते हैं। छोटे मालिक जैक, जरूर। जैसे ही वो मुझे सीढ़ियों पर देखते हैं, उनकी आंखें मेरी तरफ मुड़ जाती हैं। गुड मॉर्निंग छोटे मालिक जैक। मैं आज एला को यहाँ उसकी माफी मांगने के लिए लाया हूँ। मैं एला की तरफ देखता हूँ। वो वहां बैठी है, एक्सप्रेशन उतरा हुआ, कुछ नहीं कह रही है। माफी? मैं इस पर पल के लिए भी विश्वास नहीं करता। उसका चेहरा उसके गुस्से को और साफ नहीं कर सकता। वो कल रात से अभी भी गुस्से में है। कोई रास्ता नहीं है कि वो यहां माफी मांगने आई है। अंकल स्टीव, आप क्या कह रहे हैं? मैं कहता हूं, एला ने मेरे साथ कुछ नहीं किया है। माफी की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने सुना है कि आपने उसे निकाल दिया है। जब वो खुद निकाले गए थे तो वो आधे भी इतने चिंतित नहीं थे। उनकी महीने की तनख्वाह ज्यादा नहीं थी और घंटे लंबे थे। लेकिन एला अलग थी। उसे मुश्किल से मुझे पढ़ाना पड़ता था और जो पैसे उसे मिलते थे वो काफी थे। और कौन जानता था, शायद एक दिन पूरा जांग परिवार का खजाना उसके नाम हो जाता। अब जब चीजें खराब हो गई हैं तो जाहिर है वो इसे स्वीकार नहीं कर सकता। सालों तक उसने मुझे पढ़ाया। मेरे ग्रेड्स सिर्फ और खराब होते गए। वैसे भी एला ने खुद कहा था कि वो ये काम नहीं कर सकती, कि मैं पढ़ाने के लिए बहुत दिमाग से कमजोर हूं। तो मैंने उस पर एहसान करके उसे जाने दिया। हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं है। उसने कुछ गलत नहीं किया है। सच में माफी की जरूरत नहीं है। डैड मेरी तरफ देखते हैं। मेरा एक्सप्रेशन बिल्कुल शांत है। पहले मैंने एला को आसपास रखने पर जोर दिया था। जोर दिया था कि वो मुझे पढ़ाए। डैड के पास इसे मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। अब मैंने उसे पूरी तरह से जाने दिया है। डैड हैरान हैं और धीरे से भावुक हो जाते हैं। उनका बेटा आखिरकार बड़ा हो गया है। मुझे क्लास के लिए तैयारी करनी है और मुझे खाना खाना है। डैड किसी को उन्हें बाहर भेजते हैं।
नाश्ते के बाद मैं बाहर निकलता हूँ। ड्राइवर पहले से ही आंगन में इंतजार कर रहा है। मैं अंदर बैठता हूँ। कार गेट से बाहर निकलती है। मैं एला को अभी भी बाहर खड़ा देखता हूँ। उसके पापा उसके पास हैं। अंदर के नरम बोलने वाले आदमी का नामो निशान नहीं है। अंकल स्टीव अपना हाथ उठाते हैं। और उसके चेहरे पर एक थप्पड़ मारते हैं। मैं एल्ला की कहानी जानता हूँ। उसका पापा एक कंपल्सिव जुआरी है। उसकी माँ ये बर्दाश्त नहीं कर पाई और चली गई, एल्ला को बिना सोचे समझे छोड़कर। इतने साल वो अपने पापा के साथ रही है, रिश्तेदारों से पैसे उधार लेकर स्कूल में रहने के लिए। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उसने अपना रास्ता खुद बनाना शुरू कर दिया, उन परिस्थितियों के बीच भी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए। हर बार स्कूल में टॉप। मैं उसकी इस बात के लिए प्रशंसा करता था। मैंने उसे सब कुछ दिया, मेरी देखभाल, मेरा ध्यान, जो मेरे पास सबसे अच्छा था। क्योंकि मैं चाहता था कि उसकी जिंदगी आसान हो। लेकिन जब मैं उसके लिए दर्द महसूस कर रहा था, उसने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। उसके लिए मैं एक बैंक था। जिस इंसान की वो सच में परवाह करती थी, वो मैं नहीं था। मैं नजर हटा लेता हूं और सीधा स्कूल चला जाता हूं। कल जो कुछ भी हुआ, उसके बाद लोगों का मेरे साथ बर्ताव काफी नरम हो गया है। क्लासमेट आकर बात करने लगते हैं। जैक, क्या तुम्हारा परिवार सच में इतना अमीर है? तो एला के सारे पैसे तुमसे आते थे। हम हमेशा सोचते थे कि वो एक अमीर परिवार से है। तुम सब अब जानते हो, है ना? छोटे मालिक जैक, मेरा क्या? मैं वादा करती हूं कि मैं एला से कहीं ज्यादा अग्रीएबल हूं। मैं सामने लड़की को देखता हूं। मैं रोकने से पहले ही एक हंसी निकल जाती है। तभी एला अंदर आती है। वो लड़की के शब्दों को सुनती है और ठंडे से हंसी। सपने देखो, उसे पहले तुम्हें पसंद करना पड़ेगा। उसने पहले ही किसी नए पर नजर डाल ली है। लाइन में आओ। नया निशाना। सब एला के शब्दों पर मुड़ते हैं। कोई नया? कौन एला से बेहतर हो सकता है? क्या स्कूल में कोई भी है जो उसके पास आता है? कल्पना करना मुश्किल है। वो शायद। अब अमीर लड़की की इमेज नहीं रखती, लेकिन एला का एकेडमिक रिकॉर्ड कमाल का है और वो निश्चित रूप से खूबसूरत है। सब मानते हैं कि वो कहीं पहुंचेगी। एला भीड़ को जवाब देने की जहमत नहीं उठाती। वो बस अपनी नजर मेरी तरफ मोड़ती है। तुमने इतना समय मेरे पिछलग्गू बनकर बिताया, सिर्फ इसलिए कि मैं तुमसे डेट नहीं करूंगी। तुमने इस तरह मेरे खिलाफ हो गए। जैक, चाहे तुम कुछ भी करो, मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करूंगी। तुम एक गरीब स्टूडेंट हो जो सोचता है कि परिवार के पैसे उसे दुनिया खरीद सकते हैं। तुम रायन के एक हिस्से के भी लायक नहीं हो। एला के शब्द सबको मेरे एकेडमिक रिकॉर्ड की याद दिलाते हैं। रैंकिंग्स में आखिरी। ना सिर्फ मैं उसका पिछलग्गू था, मैं एक पूरा बोझ भी हूं। मैं जवाब नहीं दे सकता, उससे पहले एला कल रात की पार्टी का जिक्र करती है। तुमने ही मुझे सबको बुलाने के लिए मजबूर किया था। मैं तो जाना भी नहीं चाहती थी। और फिर तुमने जानबूझकर वहां सबको बेइज्जत किया। क्या पैसे तुम्हारे लिए यही मायने रखते हैं? लोगों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने के लिए? कुछ। और सच को मत मोड़ो। ये मत कहो कि तुम मुझे सपोर्ट कर रहे थे। वो पैसे ट्यूटरिंग के लिए थे। और कुछ नहीं। मैं तुमसे एक भी पैसा नहीं लूंगी, लेकिन मुझसे भी कोई मदद की उम्मीद मत रखना। इसके साथ एला बिना मेरी तरफ एक नजर डाले सीट बदल लेती है। उसके हर एक हिस्से से पता चलता है कि वो मुझसे कोई लेना देना नहीं रखना चाहती। वो फिर से ठंडी अनछुई विद्वान की इमेज बना रही है। क्लास से कैला। मैं भूला नहीं हूं कि वो कल रात कैसे मेरे पास मदद मांगने आई थी। जब मैंने उसके पापा को आज सुबह उसे मारते हुए देखा, तो मुझे एक पल के लिए दया आई। अब मुझे लगता है कि उन्होंने उसे काफी जोर से नहीं मारा। मैं इससे ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। ट्यूटरिंग। मैं कहता हूं, एला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात छेड़ने की? जब से तुमने मुझे पढ़ाना शुरू किया, तुमने मेरे पैसे खर्च करने के अलावा क्या किया है? मैं हर महीने क्लास में आखिरी आया। ये तुम्हारी ट्यूटरिंग का काम है। एला का एक्सप्रेशन नहीं बदलता। मैंने तुम्हें शुरू से ही बताया था, तुम पढ़ाने के लिए बहुत धीमे हो। ये शायद मेरी समस्या है। अपने सारे पैसों से जैक शायद अपने लिए एक नया दिमाग खरीद लो। क्लास हंसी से गूंज उठती है। मैं उसे वहां खड़े देखता हूं, इतनी खुद पर यकीन के साथ, और कहता हूं, क्या तुम्हें यकीन है कि मैं धीमा था और तुम्हारा पढ़ाना नहीं? एला सोफिया के बारे में सोचती है। वो जानती है कि सोफिया मुझे पढ़ा रही है। वो एक छोटा सा ताना मारती है। ठीक है, तो चलो इसे सुलझा लेते हैं। अगले महीने के एग्जाम में अपने रिजल्ट्स दिखाओ। तुम्हें बहुत कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। बस रैंकिंग्स में 100 स्थान आगे बढ़ो और मैं मान लूंगी कि गलती मेरी थी। वो देखना चाहती है कि क्या सोफिया एक चमत्कार कर सकती है, क्योंकि उसके दिमाग में मेरा दिमाग काम ही नहीं करता। ठीक है, मैं कहता हूं, उसकी नजरों में देखते हुए। उसने सिर्फ 100 स्थान मांगे थे। उसने ज्यादा का निशाना भी नहीं लगाया।
ये सब कुछ कहता है कि वो मेरे बारे में कितना कम सोचती है। एला क्लास की तरफ मुड़ती है। तुम सबने सुना? वो मान गया। अगर वो अगले एग्जाम में 100 स्थान आगे बढ़ता है तो मैं 10 किलोमीटर दौड़ूंगी, मेरी सजा के तौर पर। कमरे में एक उत्तेजना की लहर दौड़ जाती है। सबकी आंखें एला पर हैं। ब्री मेरी तरफ देखती है। अगर स्कूल ब्यूटी 10 किलोमीटर दौड़ रही है तो क्या तुम्हें 10 नहीं दौड़ने चाहिए? अगर तुम हार जाते हो तो जैक, क्या तुम 10 किलोमीटर पूरा भी कर सकते हो? अगर डर लग रहा है तो अभी मान लो। मैं उन्हें देखता हूं और कहता हूं, जरूर 100 स्थान कोई बड़ी चुनौती नहीं है। सच तो यह है, सोफिया के समझाने का तरीका मुझे बिल्कुल समझ में आ जाता है। इन पिछले कुछ दिनों में मैंने खुद को एक असली तरीके से सुधरते हुए महसूस किया। इसीलिए मैं बिना हिचकिचाए मान जाता हूँ। एक साफ लक्ष्य ठीक वही दबाव है जिसकी मुझे जरूरत है। एला मुझे सर हिलाते हुए देखती है और एक हंसी रोक लेती है। बेवकूफ, वो धीरे से कहती है और वापस बैठ जाती है। उसे सच में उम्मीद नहीं थी कि मैं शर्त लगाऊंगा। जब वो मुझे पढ़ाती थी तो मैं हर मामले में अनजान था। वो जानती है। वो क्या सोचते हैं कि मेरा लेवल क्या है। वो पहले से ही मुझे दौड़ते हुए देखने के लिए उत्साहित है। बिस्तर अभी ठीक से बना ही था जब रायन दरवाजे से अंदर आया। वो दरवाजे पर रुक गया। उसने सब कुछ सुना जो एला ने अभी कहा। उसने कल रात पूरा मूड खराब करके बिताया था, लेकिन अब तक उसने अपने दिमाग में चीजें सुलझा ली हैं। एला के ग्रेड्स कमाल के हैं। वो खूबसूरत है और भले ही उसकी बैकग्राउंड मामूली हो, वो मेहनती और उत्साहित है। क्या वो जैक जैसे एक बेकार लड़के से 100 गुना बेहतर नहीं है? वो अपने बल पर कुछ कर लेगी। उसके साथ रहना बिल्कुल भी नुकसान नहीं है। इस बात को दिमाग में बिठाकर वो एला के पास जाता है। एला, तुम्हारे पापा शायद एक ड्राइवर हैं, लेकिन वो अपनी मेहनत से कमाते हैं और तुमने हमेशा क्लास में टॉप किया है। बिना ज्यादा सपोर्ट के यहाँ तक पहुंचना आसान नहीं रहा होगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। रायन के शब्द जादू की तरह काम करते हैं। हर क्लासमेट जिसे एला पर शक था, वो अचानक प्रभावित हो जाता है। रायन इन सब में उसके साथ खड़ा है। उस तरह की समर्पणा कुछ और ही है। और सच में लोगों ने हमेशा एला को सिर्फ पैसे के लिए नहीं, बल्कि वो जैसी है उसके लिए पसंद किया है। उसका चरित्र और उसके ग्रेड्स दोनों खुद बोलते हैं। लेकिन जैक, वो कोशिश भी नहीं करता और फिर भी वो उम्मीद करता है कि कोई उसके साथ रहेगा। बेशर्म। मैं उन दोनों को उनका छोटा सा ड्यूएट करते हुए देखता हूँ और इस सबके नाटकीपन पर रोने का मन करता है। सच में दिल छू लेने वाला। ये दोनों एक दूसरे के लायक है, यही तय है। मैं बस खुद को ही दोष दे सकता हूँ कि मैं इसमें कभी शामिल हुआ। एला की छोटी सी स्पीच के बाद सबने तय कर लिया है कि मैं एक पूरा बेकार इंसान हूँ। मैंने अभी अभी पिछलग्गू के लेबल और हाउसकीपर के बेटे की अफवाह से पीछा छुड़ाया था। अब वो मेरे ग्रेड्स की वजह से फिर से दूरी बना रहे हैं। लेकिन सच कहूँ तो मुझे इसकी ज्यादा परवाह नहीं है। मेरे पिछले जीवन के अकेलेपन और लाचारी के मुकाबले ये कुछ भी नहीं है। कम से कम मेरे पास मेरे परिवार की दौलत और मुझे प्यार करने वाले माता पिता हैं। मैं पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करता हूँ और बाकी सबकी परवाह नहीं करता। स्कूल के बाद पापा मॉम के साथ मुझे लेने आते हैं। वो दोनों अब 40 साल के हैं, लेकिन अपने जमाने में अपने स्कूल के सबसे आकर्षक जोड़ी थे और अभी भी वो एक शान शान से रहते हैं। मॉम कार से बाहर निकलती है और जैसे ही मुझे देखती है वो मुझे गर्माजोशी से गले लगा लेती है। फिर वो सोच समझकर मेरे लिए दरवाजा खोलती है। एला और रायन अभी स्कूल से बाहर निकले हैं जब वो सब कुछ देखते हैं। उनके साथ के क्लासमेट्स मुझे एक बुजुर्ग औरत के साथ कार में बैठते हुए देखते हैं। उत्सुकता बढ़ती है। क्या वो जैक की नई इंसान है? एला ने आज सुबह इसका जिक्र किया था। वो 40 साल की तो होगी ही। उसका जैक से क्या रिश्ता है? अनुमान तुरंत शुरू हो जाता है। तो उसके पास इस तरह से पैसे हैं, उसे एक बुजुर्ग औरत ने रखा हुआ है और हमने सोचा था कि वो कुछ खास है, इसीलिए एला उसे छूती नहीं। मैं भी नहीं छूता। इस उम्र में घिन आती है। एला उन्हें बात करते हुए सुनती है और किसी को ठीक करने की जहमत नहीं उठाती। रायन एला की तरफ देखता है। उसकी चुप्पी एक कन्फर्मेशन जैसी लगती है। एक हल्की सी राहत की लहर उसके ऊपर से गुजर जाती है। जैक की ग्रेड्स खराब हैं, लेकिन पैसे रायन को परेशान करते थे। एक रात में हजारों बिना सोचे समझे खर्च किए जाते थे। ये उसे कभी अच्छा नहीं लगा। वो हमेशा जैक से नीचे महसूस करता था और वो इससे नफरत करता था। अब जब पता चला कि जैक को सिर्फ एक बुजुर्ग औरत से पैसे मिलते हैं, अचानक सब कुछ बहुत बराबर लगने लगा है। कम से कम रायन कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा। वो अपनी मेहनत से जहां चाहेगा वहां पहुंचेगा। एक दिन उसके पास वो सब कुछ होगा जो जैक के पास है
और उसने वो कमाया होगा। रायन और एला बस में चढ़ते हैं। मैं आज तुम्हें घर तक नहीं छोड़ सकती, एला कहती है। अब जब जैक को पढ़ाना बंद हो गया है, उसने एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लिया है। उसके पापा के जुए के कर्ज बहुत ज्यादा हैं और वो हमेशा उसकी कमाई ले लेते थे। अब उसके पास खुद का गुजारा करने के अलावा कोई चारा नहीं है। ओके, रायन सीधे कहता है। मॉम और डैड मुझे एक नया फोन दिलवाने ले जाते हैं, फिर मुझे डिनर के लिए साथ ले आते हैं। जब तक हम रेस्टोरेंट पहुंचते हैं, सोफिया पहले से ही वहां है। सोफिया यहाँ शहर में अपने अंकल के साथ रहती है, जो मेरे पापा के करीबी दोस्त हैं। आज रात दोनों परिवारों के बीच एक तरह का हाय, डैड इससे बहुत समय से करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने हमेशा मना किया था। एला पर इतना फिक्सेटेड था कि इसके बारे में सोचा ही नहीं, इसीलिए डिनर हमेशा टल जाता था। आज मैं खुशी से आया। डैड चुपचाप बहुत खुश हैं। उनका बेटा आखिरकार बड़ा हो गया है और सुनने लगा है। डिनर के दौरान वो और सोफिया के अंकल आसान, खुशनुमा बातचीत में लग जाते हैं। मैं सोफिया के पास बैठता हूँ। मैं उसे शर्त के बारे में बताता हूँ कि मुझे रैंकिंग्स में 100 स्थान आगे बढ़ना है। जब मैं खत्म करता हूँ, सोफिया बस एक शांत सी सहमति देती है। मैं नहीं बता सकता कि वो क्या सोच रही है। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने लापरवाही की, कि दबाव बहुत ज्यादा होगा? सोफिया मेरी तरफ देखती है। नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं कर सकता हूँ? मैं हाल ही में तुम्हारे सिखाए हुए सब कुछ फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी। ठीक है, सोफिया कहती है, मेरी आंखों में देखते हुए। मुझ पर छोड़ दो। और रिकॉर्ड के लिए तुम काफी तेज हो, उतने धीमे नहीं जितना लोग कहते हैं। जो लोग वो कह रही है वो जाहिर है एला है। एला के मेरे धीमे होने के बारे में कमेंट्स। सोफिया ने उस समय उनका कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसे याद था। मैं सुनकर मुस्कुराता हूं। ये राहत की बात है। मेरे साथ इतनी मेहनत करने के लिए शुक्रिया। कुछ नहीं। बातचीत के बीच मैं नोटिस करता हूं कि कमरा शांत हो गया है। मैं ऊपर देखता हूं तो पता चलता है कि मेरे पापा और सोफिया के अंकल दोनों हमें देख रहे हैं। मेरा चेहरा गर्म हो जाता है। डैड, आप क्यों घूर रहे हैं? कोई वजह नहीं, जारी रखो। डैड सोफिया के अंकल के साथ बात करने लगते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो हैरान होना नहीं बंद कर पाते। वो सच में एक दूसरे के साथ अच्छे से रहते हैं। उन्होंने ही मंगनी अरेंज की थी, और फिर भी ना जाने क्यों ऐसा लगता है कि उनका अपना बेटा उनके सामने से ही चुरा लिया जा रहा है। डिनर के बाद डैड और सोफिया के अंकल को और बात करनी है। सोफिया और मैं पहले बाहर निकल जाते हैं। हम घर नहीं जाते, हम पास में एक कैफे ढूंढते हैं। मुझे आइसक्रीम चाहिए, इसीलिए मैं ऑर्डर करने जाता हूँ। मैं उसे वापस लाकर सोफिया के पास वाली सीट पर बैठ जाता हूँ। हम पढ़ाई वहीं से शुरू करते हैं जहां हमने छोड़ी थी। मेरा दिमाग फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट से भरा है। 10 किलोमीटर। अगर मैं ये शर्त हार गया तो मेरी आधी जान निकल जाएगी। ये लीजिए, सर्वर जल्दी से हमारा ऑर्डर ले आता है। मैं ऊपर देखता हूँ और मेरे सामने खड़ा सर्वर एला है। मैं उसे देखकर हैरान रह जाता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? एला मुझे एक ठंडी नजर से देखती है। ये मुझे तुमसे पूछना चाहिए। क्या तुमने पता लगाया कि मैं यहाँ काम करती हूँ और सिर्फ मुझे परेशान करने आए हो? चाहे मैं कितना भी ठंडा बर्ताव कर रहा हूँ, एला को विश्वास है कि मुझे उससे अभी भी फीलिंग्स हैं, कि ये सब उससे हार मनवाने के लिए दबाव डालने की टैक्टिक्स हैं। वरना वो एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढती है और मैं ठीक उसी जगह पर आ जाता हूँ। ऐसा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? तुम ज्यादा सोच रही हो। ये बस एक इत्तेफाक है। एला सोफिया की तरफ थोड़ा देखती है, ज्यादा देर नहीं रुकती और मुड़ जाती है। उसे उन दोनों पर एक और सेकंड बर्बाद करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसे उस शान से जाते हुए देखकर मैं सच में समझ नहीं पा रहा हूं कि उसके पास गर्व करने के लिए क्या है। मैं मुड़ता हूं और सोफिया को आइसक्रीम ऑफर करता हूं। वो सर हिलाती है। तुम खाओ। वो पास आती है, मेरे लिए मेरा बैग उठाती है और मेरे पास से कैफे से बाहर निकल जाती है। मैंने थोड़ी देर और रुकने का प्लान बनाया था, लेकिन यहाँ एला से टकराने ने शाम का मजा खराब कर दिया है। अगले 2 हफ्तों तक मैं लगातार पढ़ाई करता हूँ। सोफिया नियमित रूप से मुझे कोचिंग देने के लिए जिम घर आती है। मेरी प्रगति सचमुच और मापने लायक है, लेकिन हर बार जब एला मुझे ऐसा करते हुए पकड़ती है, वो ताना मारने से नहीं रुक पाती। जैक, अगर तुम्हारे मन में कोई शक है तो अभी भी पीछे हटने का समय है। बस जब रिजल्ट्स आएंगे तो रोने मत आना। तुम मुझे परेशान कर रही हो। मैं गुस्से में अपने ईयरफोन्स लगा लेता हूँ। महीने का एग्जाम आखिरकार खत्म हो जाता है। मैं एक आश्चर्यजनक रूप से अच्छे मूड में हूँ। मैं घर की तरफ दौड़ता हूँ, मुश्किल से खुद को रोक पा रहा हूँ। रिजल्ट्स अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैंने अच्छा किया है। सोफिया आंगन में चाय पी रही है और स्नोबॉल को कंपनी दे रही है।
स्नोबॉल दिन ब दिन मोटा होता जा रहा है। मैं पास आकर स्नोबॉल को उठा लेता हूं। तुम आज जल्दी यहां हो, सोफिया ऊपर देखती है। मैं हमेशा जल्दी आती हूं।